कई सालों से मुझे बच्चा नहीं हो रहा था और मुझे किसी भी हालत में इस घर के लिए वारिस चाहिए था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे पति दूसरी शादी ना कर ले। इसलिए मैंने एक खेल रचा और चालाकी से एक लड़की के घर में सास बनकर अपने ही पति का रिश्ता लेकर गई और बात पक्की कर आई। और जब शादी शुरू हुई तो मैंने अपने देवर को चुपचाप सेहरे के पीछे छिपा दिया ताकि वो उस लड़की से शादी कर ले करके ले आए, और जब वो बच्चे को जन्म देगी तब उसके बच्चे को गोद में लेकर उस औरत को चलता कर दूंगी। इस तरह धोखे से मैंने उसकी शादी कर दी और उसे एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो किसी को सच ना बता दे। जिस दिन उसने बच्चे को जन्म दिया तो मैं बहुत खुश हुई, और जब मैं उस बच्चे को गोद में उठाने लगी तो उस पर नज़र पड़ते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो मेरे ही पति के मेरा नाम शोभा है और मेरी शादी गांव के एक बहुत बड़े ज़मींदार से हुई थी। मैं पास वाले गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मैं भाइयों की इकलौती बहन थी। इकलौती बेटी होने के कारण मैं अपने माता-पिता के घर पर राज करती थी। एक शादी में महेंद्र चौधरी के बड़े बेटे रविंद्र की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो नज़रें बंद करना ही भूल गया। उसे मैं पसंद आ गई और उसने तुरंत मेरे घर पर रिश्ता भेज दिया। उनके माता-पिता रिश्ता लेकर आ गए, क्योंकि उनके लिए उनके बेटे की खुशी सबसे ज़्यादा अहम थी। इस तरह हमारी शादी हो गई और शादी के कुछ साल बाद ही मेरी सास इस दुनिया से चली गईं, और उसके बाद बीमारी के कारण ससुर भी इस दुनिया से चल बसे। अब हवेली में मैं, मेरे पति और मेरा छोटा देवर था। मेरे पति मुझसे 3-4 साल छोटे थे। इस प्रकार हमारा जीवन सुख शांति से बीत रहा था और रवीन मुझ पर जान निछावर करते थे। लेकिन हमारे साथ एक कुदरती हादसा ये हुआ कि शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी हम दोनों को कोई संतान नहीं हुई। इन 6 सालों में मैंने पूरी हवेली पर कब्जा कर लिया था। इस हवेली में मेरा दबदबा हवेली के मर्दों से भी ज़्यादा था, क्योंकि मेरे पति एक सीधे-साधे इंसान थे और पूरी तरह से मेरे काबू में थे। जैसा मैं कहती थी वो वैसा ही करते थे। पहले तो मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया मेरे अंदर एक डर सा घर कर गया। यहाँ तक कि मेरी शादी को 13 साल हो गए और मैं अपने निसंतान होने के कारण बहुत चिंतित रहती थी। कोई ऐसा साधु बाबा नहीं बचा था जिनसे मैंने आशीर्वाद ना लिया हो, और जब भी किसी बड़े डॉक्टर के बारे में सुनती वहाँ दौड़ी-दौड़ी चली जाती थी। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत! डॉक्टर यही बताते कि मुझ में एक बड़ी समस्या है जिसके कारण मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर मैं और भी अधिक चिंतित हो जाती और मुझे ये डर सताने लगता कि कहीं मेरा पति दूसरी शादी ना कर ले। हवेली बहुत बड़ी थी और मेरे ससुर के पास बहुत बड़ी जायदाद और ज़मीनें भी थीं। लेकिन उस हवेली को एक वारिस चाहिए था जो कि मैं नहीं दे सकती थी, और मेरा देवर पागल था, उससे भी बच्चों की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब मेरे पति के सारे रिश्तेदार मेरे सामने एक ही रट लगा देते कि हवेली को एक वारिस चाहिए, क्योंकि मेरा दबदबा ज़्यादा था, ख़ास तौर पर अपने पति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इसलिए वो मुझसे डरते थे और मुझसे प्यार भी करते थे, क्योंकि ये उनकी अपनी पसंद की शादी थी। लेकिन समय बीतने के साथ-साथ मुझे लग रहा था कि उनका प्यार कम हो रहा है। मुझे ये डर था कि लोग उन्हें मेरे खिलाफ ना कर दें, क्योंकि औलाद ना होने की वजह से मेरा दबदबा कुछ कम होता नज़र आ रहा था। सौतन नाम की एक तलवार हर समय मेरे सिर पर लटकती रहती थी। मुझे बुरे-बुरे सपने आते थे। अब मैं हर दूसरे दिन सपने में ये देखती कि मेरा पति एक लड़की का हाथ पकड़कर उसे हवेली में लेकर आ रहा है और मुझे बता रहा है कि ये मेरी दूसरी पत्नी है, मुझे ये वारिस देगी। इन भयानक सपनों ने मेरा दिन रात का सुकून बर्बाद कर दिया था। रविंद्र हवेली से बाहर जाते तो मुझे मालूम भी नहीं होता था कि कहाँ जाते हैं और कौन से दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं। लेकिन मैं समझ गई थी कि उनके दोस्त अब उन्हें वारिस की पट्टी पढ़ा रहे थे। हर किसी की नज़र मेरे पति पर थी, क्योंकि वे एक बहुत बड़े ज़मींदार थे और हर कोई चाहता था कि उनकी बहन बेटी को उनके घर में जगह मिले और वो एक ऐश की ज़िंदगी जिए। मैं किसी भी हालत में अपनी जगह किसी को नहीं देना चाहती थी। पिछले 13 सालों से मैं हवेली पर राज कर रही थी और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मेरी जगह कोई और आकर राज करे और मुझे एक कोने में डाल दिया जाए, क्योंकि मुझे भी मालूम था कि राज सिर्फ औलाद वाली का ही हो सकता है। मुझे ये भी लग रहा था कि मेरे पति शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे डर के कारण कुछ नहीं कह पा रहे हैं। क्यों ना हम एक बच्चा गोद में ले लें, एक दिन मैंने उनसे कह डाला, तो देखा कि मेरी इस बात से उनका मूड खराब हो गया है। वो बोले, हवेली को अपना वारिस चाहिए जो हमारा ही खून हो, किसी और के खून को लाकर हम क्या करेंगे। हमारी सारी संपत्ति अब पर हमारे का खून का ही हक होना चाहिए, किसी और का नहीं, मेरे पति ने कट्टर भाव से कहा और वो वहाँ से चले गए। उनके रवैये को देखकर मैं समझ गई थी कि अब मेरी नैया डूबने वाली है।
मुझे जल्द से जल्द कोई इंतज़ाम करना होगा, नहीं तो मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और अगर मेरी हुकूमत ख़त्म हो गई तो मैं पागल हो जाऊंगी। ये सोचकर मैंने अपने मन में एक योजना बनाई जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अपने बांझपन का ख्याल आते ही मेरे मन में अचानक एक तरकीब सूझ गई और मुझे आधा पागल मेरा देवर याद आ गया। तब मैंने सोचा कि मेरा देवर तो आधा पागल है, पूरा पागल तो नहीं है। उसकी शादी हो सकती है और उसके बच्चे भी हो सकते हैं। उसकी उम्र 27 साल थी, लेकिन उसका मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं था। वैसे तो वो आम लोगों की तरह ही रहता था, लेकिन अचानक उसे दौरे पड़ने लगते, फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। वो हर समय चुप रहता था, किसी से कुछ नहीं कहता था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो गूंगा हो, लेकिन जब वो बोलता तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था। और इस तरह के दौरे पड़ जाते कि हवेली में हम सभी हैरान हो जाते थे। कभी कभी तो मुझे उसके पर कोई साया महसूस होता था। मैंने अपने देवर की शादी करने के बारे में सोचा था ताकि उसकी पत्नी हवेली को वारिस दे सके, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि सभी जानते थे कि मेरा देवर आधा पागल है और कोई भी उसे अपनी बेटी नहीं देगा। तभी मुझे एक ऐसी लड़की की खबर मिली जो जवान और खूबसूरत थी, और वो बिल्कुल भी सीधी सादी लड़की थी, यानी कि लालच में आने वाली लड़की थी। उनका गांव हमारे गांव से काफ़ी दूर था। वो हमारे बारे में कुछ नहीं जानते थे। मैं उस लड़की के लिए अपने पति का रिश्ता लेकर गई, उनके घर गई, लेकिन उस लड़की की सास बनकर, यानी झूठ बोला कि मैं रविंद्र की माँ हूँ। मैंने उन लोगों से कहा कि मेरे बेटे को बच्चे नहीं हैं और मैं उसकी दूसरी शादी करना चाहती हूँ। हम लोग बहुत बड़े ज़मींदार हैं और हमें एक वारिस की ज़रूरत है। ये बात मेरी बहू को पता ना चले, इसलिए मैं छुपकर तुम्हारे पास आई हूँ और सब कुछ चोरी चोरी करना चाहती हूँ। अब तुम लोग मेरे साथ हवेली चलो। मेरी बहू 1 महीने के लिए मायके चली गई है। उसकी गैर मौजूदगी में मैं अपनी बेटे की शादी करना चाहती हूँ। वो आते ही हंगामा कर देगी। उसके आने से पहले मैं सब कुछ संभाल लूँगी, और मैं वादा करती हूँ कि अगर आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर देंगे तो मैं बड़ी बहू को तलाक दिलवा के उसे घर से निकाल दूँगी। मैंने लड़की के माता पिता से कहा। वो बहुत लालची थे और इतना बड़ा रिश्ता देखकर वो खुश हो गए। मैंने उनके सामने अपना परिचय रविंद्र की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि रविंद्र की माँ के रूप में करवाया, क्योंकि मैं रविंद्र से थोड़ी बड़ी थी और मैं काफ़ी बूढ़ी भी दिखती थी, क्योंकि चिंताओं के कारण मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थीं और उनको मेरी बात पर यकीन भी आ गया था। बहुत सारे झूठ बोलकर मैं उन्हें अपनी हवेली पर ले आई थी। मैंने उनसे कहा कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। चुप रहने के लिए मैंने उनको भारी रकम चुकाई थी, इसलिए लड़की के माता पिता लालच में आकर कुछ नहीं बोले और चुपचाप से बैठे रहे। मेरे लिए इस झूठ को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने उनको ये नहीं बताया कि राघव पागल है। मैं अपने पति के पास आई और उनको सब बताने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उन लोगों को मनाया है। आप बस चुप रहें और किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मैं उन दोनों की शादी करवा देती हूँ। मैंने अपने पति से चुपके से कहा और उनसे उन्हें चुप रहने के लिए कहा। वो तो पहले से ही मुझसे डरते थे, इसलिए चुप हो गए। फिर मैं अपने देवर को कोने में ले गई और उससे कहा, मैं इन लोगों को लेकर आई हूँ और गुपचुप तरीके से इस खूबसूरत लड़की की शादी तुमसे होने वाली है। बस तुम्हें सेहरे के पीछे खामोश रहना है। मैंने अपने देवर को भी अच्छी खासी पट्टी पढ़ाई थी और उसे लड़की भी दिखाई थी। लड़की की खूबसूरती देखकर मेरा देवर चुप हो गया, तो मैं समझ गई कि वो इस लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक चल रहा था। मेरे पति चुप थे और मेरे देवर ने भी कोई हंगामा नहीं किया। मैं तुरंत पंडित जी को बुला लिया। जैसे ही शादी का समय करीब आया तो मैंने अपने देवर को सेहरा बांध कर बैठा दिया। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। लड़की के माता पिता समझ रहे थे कि सेहरे के पीछे रविंद्र है, लेकिन सेहरे के पीछे मेरा पागल देवर था। उस लड़की की शादी मेरे देवर से हो गई थी। मैंने तुरंत लड़की के माता पिता को उनके घर भेज दिया और चौकीदार से कहा कि ये दोनों दोबारा यहाँ नहीं आने चाहिए, और यदि ये दोनों हवेली पे आना भी चाहेंगे तो तुम इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देना। उन दोनों पति पत्नी को हवेली में आना मना है। इस तरह मैंने लड़की के माता पिता का पत्ता भी काट दिया। अब लड़की की बारी थी। मैंने अपने देवर को काफ़ी पट्टी पढ़ाकर उस लड़की के साथ कमरे में भेज दिया। सुबह होते ही मेरा देवर कहीं निकल गया और वापस नहीं आया। वो लापता हो गया था। मैं बहुत परेशान थी। मैंने अपने पति से बात की तो वो बेफिक्र नजर आए। बोले, आ जाएगा, कहाँ जाएगा, शायद वो महेश चाचा के घर गया होगा। मैंने देखा लड़की बहुत खूबसूरत है और सीधी सादी है। मैंने उसको पूरी तरह से बस में कर लिया था। उस लड़की का नाम मेघा था। हवेली में मेघा की इज्जत एक नौकर से ज़्यादा नहीं थी। भला मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरी देवरानी मेरे बराबर में आकर खड़ी हो जाए। लेकिन मैं देवर के लापता होने से थोड़ी सी परेशान हो गई थी। शादी की दूसरी सुबह वो चला गया था और अब तब से लगभग 1 महीना हो गया था, लेकिन वापस नहीं आया।
महीने के आखिर में मुझे पता चला कि मेरी देवरानी पेट से है, तो मैं बहुत खुश हुई। मैं जैसा चाहती थी वैसा ही होता जा रहा था। जैसा कि मेरे पति चाहते थे, इस हवेली को अपने ही डीएनए वाला वारिस मिलने वाला था। मैंने पति से कहा, आपने कहा था कि हवेली को वारिस के रूप में अपना ही डीएनए चाहिए, अब मेघा को वो वारिस देने वाली है। ऐसा करूंगी, इस बच्चे की परवरिश मैं खुद करूंगी, ये बच्चा मेरा होगा, अपना डीएनए भी होगा और वारिस भी होगा। मैंने अपने पति से कहा तो वो चुप हो गए, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। न जाने क्यों उनकी ये खामोशी मुझे किसी तूफान के आने का संकेत दे रही थी। खैर, मैंने दिन गिनने शुरू कर दिए कि कब वो बच्चा पैदा होगा और कब मैं उसे अपनी गोद में लूंगी, और उसके बाद मैं अपनी देवरानी को भी हवेली से बाहर निकाल दूंगी। मेरा देवर, जो शादी के दूसरे दिन से घर से निकल गया था, वो तब से लापता ही था। मेरे पति ने बहुत ढूंढा लेकिन उसका कोई पता न चल सका। लेकिन मुझे अपने देवर के लापता होने की कोई परवाह नहीं थी। मैं एक बच्चा चाहती थी और वो मुझे मिल रहा था। मैंने अपनी देवरानी के 9 महीने तक कैद करके रखा था। उसके खाने पीने का ख्याल रखा, लेकिन उसे किसी से मिलने नहीं दिया। उसके माता पिता एक बार उससे मिलने के लिए आए थे, लेकिन मेरे चौकीदार ने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया और कहा कि दोबारा यहाँ मत आना। फिर वो दिन भी आ गया जब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और मेरे देवर के बेटे का जन्म हुआ। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि मेरी गोद हरी हो गई थी। मैंने तुरंत अपनी देवरानी से बच्चा छीन लिया और उसे कैद कर लिया और दासी को पहरा देने के लिए लगा दिया, ताकि वो भागने ना पाए, क्योंकि उसे अभी बच्चे को दूध पिलाना था। लेकिन एक अजीब बात मैंने नोटिस की थी कि इस बच्चे के जन्म पर मुझसे ज़्यादा मेरे पति खुश हुए थे। वो पूरे दिन बच्चे को गोद में लिए उससे बातें करते रहते थे और मैं हैरान हो जाती थी। मैं खुश और संतुष्ट थी कि चलो, मेरे पति ने वंश को अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया है और हमारा जीवन पूरा हो गया है। वंश हर समय मेरे पास रहता था, लेकिन मजबूरी में दूध की वजह से मुझे उसे मेघा को देना पड़ता था। मेघा अपने बच्चे के लिए तरसती रहती थी, लेकिन मैंने उससे कह दिया था कि इस बच्चे के बारे में सोचना भी मत। फिर एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वंश को डिब्बे वाला दूध पिलाऊं और मेघा को यहाँ से चलता करूं। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद मैंने वंश के लिए डिब्बे वाला दूध शुरू कर दिया और अब मुझे मेघा की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं उसके कमरे में गई और उसे घर से निकालने लगी। चल, अब निकल यहाँ से, अब तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना। मैं मेघा को घसीटते हुए बाहर लेकर जा रही थी कि तब अचानक मेरे पति अंदर आ गए और उन्होंने ये सब देख लिया। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति मेरे आगे कुछ बोल ही नहीं सकते। कि तभी पति गुस्से भरी आवाज़ आई, ये क्या कर रही हो शोभा तुम? जिंदगी में पहली बार मेरे पति गुस्से में चिल्लाए थे, तो मैंने बड़ी बड़ी आंखों से उनकी ओर देखा। आप इस लड़की की वजह से मुझ पर चिल्ला रहे हैं, मैंने गुस्से में कहा। तुम इसे इस हवेली से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये हवेली के वारिस की माँ है, मेरे पति ने चिल्लाकर कहा। तो मैं हैरान रह गई, वो आज पहली बार इतना चिल्लाकर मुझसे बात कर रहे थे। अब मैं इस हवेली के वारिस की माँ हूँ, इसकी यहाँ कोई इज्जत जगह नहीं, मैंने उनसे भी ऊंची आवाज़ में कहा। तो ऐसा लगा कि हवेली की दीवार और दरवाजे मेरी आवाज़ से कपकपाने लगे। पति ने गुस्से में कहा कि यह सिर्फ हवेली की वारिस की माँ ही नहीं, बल्कि हवेली के मालिक की पत्नी भी है। आप उस पागल राघव को हवेली का मालिक कह रहे हैं? हवेली के मालिक सिर्फ आप हैं, मैंने जवाब दिया। हाँ, हवेली का मालिक मैं ही हूँ और ये मेरी पत्नी है। उस दिन इसकी शादी राघव से नहीं, मुझसे हुई थी। सेहरे के पीछे राघव नहीं, बल्कि मैं था, और ये बच्चा जो पैदा हुआ है, ये मेरा अपना डीएनए है। मेरे पति ने जब ये कहा तो मैं हैरान रह गई। जिंदगी में इतनी परेशान कभी नहीं हुई थी। मैं सारी जिंदगी लोगों को धोखा देती रही और अब मेरे साथ ही धोखा हो रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने सबकी तरफ एक नज़र डाली, सभी नौकर मेरी ओर देख रहे थे। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे पतन का समय शुरू होने वाला था। हवेली के नौकरों की आंखों में मेरी बर्बादी की जो चमक थी, उसे मैं साफ देख सकती थी, क्योंकि मैंने उन पर जुल्म ही इतने ज़्यादा किए थे। ये लो हमारे शादी का सर्टिफिकेट। मेरे पति कमरे में गए और शादी का सर्टिफिकेट लेकर आ गए, तो मैं हैरानी से उनकी तरफ देखती रह गई। इतना बड़ा धोखा किया आपने मेरे साथ, मैंने गुस्से में अपने पति से कहा। तुम्हें क्या लगता है शोभा कि धोखा देना सिर्फ तुम्हें ही आता है? सिर्फ तुम ही लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल सकती हो, उन्हें बर्बाद कर सकती हो, उन्हें तकलीफ दे सकती हो, लेकिन तुम्हें कोई धोखा ना दे। मेरे पति अब थोड़ी नीची आवाज़ में बोल रहे थे, लेकिन वो अभी भी गुस्से में ही थे। इस मासूम लड़की की शादी तुम एक आधे पागल आदमी से करना चाहती थी, जबकि जानती थी कि जब उसे दौरे पड़ते हैं तो वो किसी का भी कत्ल भी कर सकता है। तुम इस लड़की का जीवन बर्बाद करने जा रही थी, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगा, इसलिए शादी के समय मैंने राघव को वहाँ से हटा दिया, उसे महेश चाचा के यहाँ भेज दिया।
वो वहीं है और मैं सेहरा पहनकर खुद बैठ गया और इस लड़की की शादी मुझसे हो गई थी। ये बच्चा मेरा अपना है। अब ये इस घर से नहीं जाएगी। अब इस घर से जाने का वक्त तुम्हारा आ गया है, मेरे पति ने कहा। मैं चिल्लाई, मुझे इस हवेली से बाहर निकाल दोगे तुम? मैं अपने पति की गर्दन पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो किसी चीज़ से टकराकर कांच की टेबल पर गिर गई और मेरा सिर जोर से टकराया और उसके बाद मेरी आंखों सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे पति कहाँ हैं? मैंने सामने खड़ी नर्स से पूछा। नर्स तुरंत वहाँ से चली गई और सीनियर डॉक्टर को बुलाकर लेकर आ गई। चोट लगने के बाद आप कोमा में चली गई थीं। पिछले 6 महीने से आप कोमा में थीं। आज पूरे 6 महीने के बाद आपको होश आया है, डॉक्टर ने मुझे बताया तो मैं हैरान हो गई। मेरे पति कहाँ हैं? मैंने फिर सवाल किया। आपके पति तो आपको अस्पताल छोड़कर चले गए थे और आपके इलाज के लिए पैसे समय पर देते रहे। ये वो ख़त है जो उन्होंने आपको होश में आने पर देने के लिए कहा था। नर्स ने मुझे एक लिफाफा दे दिया। वो तलाक का पेपर था। मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और मैं तुरंत हवेली की तरफ चली गई और किसी तरह हवेली पर पहुंच गई। वहां जाकर मैंने देखा कि जो बच्चा पैदा हुआ था वो अब 6 महीने का हो चुका था। हवेली के लॉन में वो बच्चा झूले में पड़ा खेल रहा था और मेरे पति और मेरी सौतन साथ में बैठे उसे देखकर खुश हो रहे थे। मेरा सब कुछ लूट चुका था और मेरा पति किसी और का हो गया था। हवेली अब मेरी ना रही थी। सब खत्म हो गया था। मेरे पति की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो वो चिल्लाए, तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, तुम जिसकी हकदार थी। मेरे पति मुझे धक्के देकर घर से निकालना चाहते थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है रविंद्र कि आप मुझे यहाँ से, इस घर से धक्के देकर निकाल रहे हैं। मैंने आश्चर्य से कहा, तुमने भी तो मेघा के माता पिता को यहाँ से धक्के देकर निकाला था ना, याद है ना? लेकिन फिर भी मैंने उनके चुपके से मेघा से मुलाकात करवाई। तुम्हें पता ही नहीं चला और अब खुद को धक्के मिल रहे हैं तो बुरा लग रहा है। क्या सिर्फ तुम में ही स्वाभिमान है, किसी और में नहीं? चली जाओ यहाँ से। रविंद्र ने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज मैं दर दर भटक रही हूँ और भीख मांगकर गुजारा करती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप की भी मौत हो चुकी थी और मेरे भाई भी मुझे घर में नहीं रखना चाहते थे। सच कहते हैं कि बुरे कर्म का अंजाम बुरा ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? क्या शोभा के साथ जो हुआ वो सही था? क्या उसके पति ने उसे घर से और अपनी ज़िंदगी से निकाल कर सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो मिलते हैं नई और ख़ूबसूरत कहानी के साथ। मेरी कहानी लास्ट तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।